हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं हर बार पूछती हूँ लेकिन आप लोग कभी मुझे जवाब नहीं देते कि आप सब कैसे हैं। देखो कैसे हैं, इस टाइम एग्ज़ाम चल रहा है आरआरबी का, तो भाई आपकी सांसें जो है ना वो अटकी बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर जो बहुत ही सीरियस तैयारी करते हैं ना तो उनकी सांसें तो अटकी रहती हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है और उसके बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आता। और इनके साथ ही ऐसा हम लोगों का पूछे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों की भी सांसें, आपका सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम होता है लेकिन हम पढ़ाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम जब तक चलता है, जब तक कि सारे बच्चों का शुरुआत से लेकर लास्ट तक एग्ज़ाम होते नहीं है तब तक हमारी परीक्षा चलती ही रहती है, हमारी मेहनत जारी ही रहती है। तो आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी होगी। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी भाई बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आए, जो जैसा भी हुआ है बस खुश रहिए। जिनका होने वाला है बिल्कुल मोटिवेशन डाउन नहीं करना, एकदम हाई एनर्जी के साथ जाना है, एग्ज़ाम देकर आना है। और फिलहाल इस सीरीज़ की बात करूँ, 80 के करीब क्वेश्चन है जीके एंड जीएस के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने इसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड किया हुआ है और इसमें साइंस के लगभग 20+ क्वेश्चन है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर, आपका सबके सब इसमें क्वेश्चन जो है ना इंक्लूड है। और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं कि मैंने रैंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा लिए हैं, मैंने सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे जहाँ से मिल चुके मैंने सारे लेने की कोशिश की। और अब तक जो आपके 4, 5, 6 तारीख में जो भी अभी एग्ज़ाम आया था हुआ है, मुझे क्वेश्चन जितने मिल सके मैंने उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की हुई है। सो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए आपका करंट अफेयर्स का है। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज या फिर हरिद्वार? तो इसका पता है आपको क्योंकि आपके सामने ही हुआ था प्रयागराज, तो बिल्कुल आप सही कर देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? अमित शाह ने, निर्मला सीतारमन ने, या फिर आपकी पीयूष गोयल या फिर अश्विनी वैष्णव? ये भी आपके सामने की कहानी, तो बिल्कुल आपको पता होगा निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी निर्मला ताई बोलते हैं इनको हम, मतलब मज़े मज़े में। तो बी बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या इसका उद्देश्य था? क्या औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना या फिर बैंकिंग सुधार करना? तो इसका मेनली उद्देश्य क्या था बताएं? तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना या फिर खाद्यान्न। हरित क्रांति का हमारा उद्योग जो हमारी मतलब उद्देश्य था वो खाद्यान्न को बढ़ाना मेनली हमारा इसका रीज़न था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है या फिर खनन क्षेत्र है? नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो आपका देखिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा करता है, सर्विस सेक्टर सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया, फिर आपका आ जाएगा कृषि वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जो बैंक है ना वो आपका नाबार्ड नहीं है, SBI, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी? तो यहाँ पर आपका रिजर्व बैंक हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI बोलते हैं। RBI भारत का सेंट्रल बैंक हो जाएगा। अगला देखिए, CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या कैश रिजर्व रेशियो होता है, क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है, करंट रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिकवरी रेशियो होता है? तो CRR का जो पूर्ण रूप होता है ना कि उसकी फुल फॉर्म जो होती है ना कैश रिजर्व रेशियो। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में GST कब लागू हुआ था? ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए। तो 1 जुलाई 2017 को हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना पूरे ओवर द इंडिया में लागू हो गया था। अगला देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? इन्फ्लेशन, वस्तुओं की कीमत में सामान्य वृद्धि। मैंने कई बार बताया हुआ है, बिल्कुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आज कोई वस्तु अगर 10 रुपए की है और वो नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 रुपए की हो जाएगी, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो प्राइस बढ़ा आपका है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि जो 20 रुपये 10 से 20 रुपये हुआ, यानी 10 रुपये की जो कीमत बढ़ी है ना वो इन्फ्लेशन हुआ, यानी कि महंगाई बढ़ी है, तो वस्तु की कीमत बढ़ी है। तो बिल्कुल यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है। राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है? राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पर देखिए राजकोषीय, अच्छा राज किसको बोलेंगे? जो राज करते हैं उनका कोष, और घाटा यानी कि राज के कोष में घाटा आया है, तो राज हमारे पे की सरकार करती है, इसके मतलब सरकार के जो कोष था यानी कि धन था उसमें घाटा आया है। तो किससे संबंधित होगा? आयात निर्यात से, सरकार की आय एवं व्यय से, बैंकिंग प्रणाली से या फिर शेयर बाजार से। मैंने आपको बताया ना, राज मतलब सरकार हुई, तो सरकार का जो
कोष है ना उसमें घाटा आया है, तो सरकार के कोष में घाटा मतलब क्या उन्होंने किया होगा, कहीं खर्च ज़्यादा किया होगा या फिर कहीं इनकम कम रही होगी। तो भाई एक बी ऑप्शन देखिए, सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित है हमारा राजकोषीय घाटा, यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है। हमारे भारत में जो जीडीपी है ना, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, की गणना कौन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक? नहीं भाई, वो क्यों करेगा, वित्त आयोग करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, या फिर आपका नीति आयोग करता है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो सकता है, आपको कहीं इंग्लिश में लिखा मिल जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो जीडीपी होती है ना, इसकी गणना जो है कौन करता है, तो आपका एनएसओ करता है। याद रखना, जो जीडीपी है ना, इसका 2025 से 26 में जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 22 लाख करोड़ का हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रेपो रेट बढ़ने का सामान्य प्रभाव क्या होता है। रेपो रेट अगर बढ़ रही है, मतलब रेपो रेट बढ़ाई गई है, तो इसका सामान्य सा प्रभाव किस पे पड़ सकता है और क्या हो सकता है। तो रेपो रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि ऋण सस्ता हो जाता है, या फिर महंगाई बढ़ती है, ऋण महंगा हो जाता है, या फिर बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो याद रखना, जब आपका रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऋण महंगा हो रहा है, ठीक है। रेपो रेट कौन बढ़ाते हैं, तो बैंक जो है ना, वो आरबीआई जो है ना, वो रेपो रेट बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि ऋण आपको लोन लेना महंगा हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। भारत में जो मुद्रा है ना, वो जारी कौन कर सकता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या फिर आपकी नीति आयोग। तो मुद्रा कौन जारी कर सकता है, सेबी नहीं करेगी भाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया नहीं करेगी, नीति आयोग क्यों करेगी, भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, जो 1 रुपये का जो सिक्का होता है ना, उसको भारत सरकार जारी करती है, बाकी जितने भी नोट है ना, वो सबके सब आरबीआई जारी करती है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हमारी जो प्रियम्बल है ना, यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ना, वो आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। अगर किसी राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना है, क्या मुख्यमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, या फिर आपके विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। तो भाई विधानसभा अध्यक्ष की इतनी वैल्यू मतलब राज्यपाल के अकॉर्डिंग तो नहीं होती है। प्रधानमंत्री को भी वो किस मायने से देंगे, बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं देंगे, वो देंगे राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना जब भी इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। ऑलवेज रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है कि भाग नहीं लेता, यहाँ पर इसको नहीं बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हाँ, क्वेश्चन ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो याद रखना, राज्यों की जो विधानसभा होती है, जो उनकी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं बिल्कुल भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को हमने कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। याद रखना, ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन था, और मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में आते हैं। सो ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष होता है, और ये हर साल है ना 2/3 की मेजॉरिटी से, मतलब इनका जो कार्यकाल है ना, हर 2 साल में इनका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। सो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/3 हटाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, या फिर 12वीं अनुसूची में। तो अगर मैं बात करूँ कि अनुसूची मतलब संविधान की जो अनुसूचियाँ 12 हैं, उन 12 अनुसूचियों में ऐसी कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों से संबंधित है, तो वो आपकी 11वीं अनुसूची जो हो जाएगी वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है।
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। वित्त मंत्री किसी हालत में नहीं करते हैं भाई, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो CAG होते हैं ना, वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो वो राष्ट्रपति, हमारे जो मतलब हमारे देश के जो पिता हैं यानी राष्ट्रपति, तो उनकी ही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा विधेयक आया है जो संविधान में संशोधन की बात कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वीटो लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखते हैं। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, स्वीकृति देना अनिवार्य है, संसद को भंग कर सकते हैं। तो संसद को भंग बिल्कुल नहीं कर सकते, स्वीकृति देना अनिवार्य है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते, वीटो लगा सकते नहीं। भाई कोई सामान्य अगर विधेयक आ रहा है ना, तो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक अगर आ रहा है ना, तो उसको स्वीकृति देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी संविधान संशोधन विधेयक आपके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है ना, उससे पहले, पेश करने से पहले एक बार राष्ट्रपति से पूछा जाता है, उसके बाद में ही वो आपकी पार्लियामेंट में आता है। अब जब पूछ के ही पार्लियामेंट में आया है, तो भला स्वीकृति क्यों नहीं राष्ट्रपति नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की शुरुआत करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो 21 जो है ना, वो जीवन के अधिकार की बात करता है। 19 जो है ना, वो हमें स्वतंत्रता देता है, घूमने की, कहीं भी बसने की, और कुछ भी काम करने की, बोलने की, है ना, संगठन बनाने की, ये सारी स्वतंत्रता जो अधिकार है ना, वो हमें 19 देता है। 14 हमें समानता की बात करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? बूलर झील में है, चिल्का झील में है, सांबर झील में है, या फिर पुलिकेट झील में है? तो याद रखना, जो आपका लैगून सबसे ज़्यादा बनाता है ना, वो आपका पुलिगट लेक में बनता है। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेगुर मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जो रेगुर मिट्टी होती है ना, वहाँ पर सबसे अच्छा कपास किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन एक बार देखेंगे, तो रेगुर मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? मैंने आपको कई बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कराया था कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो NH44 है। अब यहाँ पूछा गया आपसे, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है कि जो NH44 है ना, वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? क्या श्रीनगर से कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई, अमृतसर से कोलकाता, वाराणसी से चेन्नई? तो ये जो है ना, आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है नेशनल हाईवे, ओके, 44। तो यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, डंकन पैसेज किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो डंकन पैसेज है ना, क्या उत्तर अंडमान से मध्य अंडमान के बीच में है, दक्षिण अंडमान से लिटिल अंडमान के बीच में है, कार निकोबार से लिटिल निकोबार के बीच में है, या फिर ग्रेट निकोबार से लिटिल निकोबार के बीच में? अगर बात डंकन पैसेज किया जाए, तो दक्षिण अंडमान से लिटिल अंडमान हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? यह बात बिल्कुल सही है, पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से देख लें और इसको याद रखें कि भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है ना, उसका नाम जोग जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है, ओके। तो कर्नाटका में किस नदी पर है? क्या कावेरी पर है, शरावती पर है, तुंगभद्रा पर, या फिर कृष्णा नदी पर है? तो ये जो जोग जलप्रपात है ना, वो शरावती नदी पर है, और जो शरावती नदी है ना, वो आपकी पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नहीं, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, अरेबियन सी में गिरती है जाके, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत क्षेत्र किसके भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित होता है? शिवालिक पर्वतमाला के, विंध्याचल पर्वतमाला के, अरावली से सतपुड़ा के? भाबर क्षेत्र की बात हुई है, ये किसके दक्षिण में स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा शिवालिक की पर्वतमाला से दक्षिण में है, ओके। सो बी ये यहाँ पर सही है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो कर्क रेखा जो है ना, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं कोई होमवर्क दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बताने लग जाऊँगी ना, तो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो
वक्त ये है कि आप उन 8 राज्यों के नाम याद करके मुझे कमेंट्स में बताना कि वो कौन से 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर निकलती है। और जिसको अगर इसकी ट्रिक पता है इन 8 राज्यों की जिससे कर्क रेखा निकलती है, वो ट्रिक भी लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो जो पालघाट दर्रा है ना, वो आपका दक्षिण भारत में है और कर्नाटका में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई, नहीं केरला में पड़ता है, हाँ केरला में पड़ता है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है ना, वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। देखिए अगला, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका हो जाता है ओडिशा में। ओके, तो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना हुआ? ब्रह्मपुत्र पर है, कई बार बताया हुआ है। बी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हरियाणा में, लोथल आपका गुजरात में है, बनावली आपका उसमें हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोथल हो जाएगा, सी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वो आपका 1946 में आया था। कहाँ पर लिखा हुआ? सी में लिखा हुआ, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर लिखे हुए? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी गाइस एक्चुअली गला सूख गया था तो मैंने पानी थोड़ा लिया है, अब ठीक हूँ। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? आप लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान होता होगा पढ़ाना, नहीं भाई बहुत मुश्किल होता है। सारा मटेरियल इकट्ठा करके फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने, अमीर खुसरो ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर इब्न बतूता ने? तो किसने लिखी थी? ये आपके फिरोज शाह तुगलक। कहाँ पर लिखे हुए? सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फुतुहात ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? जो गुप्त काल के टाइम में जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसका विकास एक शासक था जिसने सबसे ज़्यादा किया था। वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त प्रथम थे, या फिर आपके कुमार गुप्त प्रथम थे, या फिर आपके स्कंदगुप्त थे? तो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे ज़्यादा विकास करवाया उनका नाम था आपके कुमार गुप्त। यहाँ पर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम, सी ऑप्शन सही है। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। चोरी चौरा कांड 1920 में होता था, 1921-22 की यहाँ कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन ए इलाही की जो स्थापना है ना, वो आपके अकबर ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला, भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया है? मैंने कई बार बताया है, वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, कि रचयिता कौन है? बाणभट्ट है, या फिर आपका कालिदास है, हरिसेन है, विशाखा दत्त नहीं है, कालिदास है क्या? नहीं भाई, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति जो है ना, उसके हरिसेन जो है ना रचयिता है। सी ऑप्शन सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वो आपका 1526 में पहला वाला लड़ा गया था, फिर 1556 में हाँ सेकेंड वाला लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला वाला याद रखना 1526 में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी? तो विटामिन सी जो है ना, वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कम या फिर अधिक प्रकाश का प्रवेश कौन सा भाग करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंसेज? सबके सब साइंस के क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के हैं, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। तो आइरिस जो है ना, वो नियंत्रित करती है किसको? कि रोशनी जो है ना कम या अधिक प्रकाश प्रवेश करे आपके आंखों में। निम्न में से किस धातु का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? एल्युमिनियम, टंगस्टन, तांबा, या फिर सीसा? तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आपका टंगस्टन का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर। आपने वो वाली मूवी देखी है रे सुल्तान जो है ना, सुल्तान में जो सुल्तान होता है सलमान खान, उसका जो एक्टर होता है ना,
उसके पास वो ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी को भी खून दे सकता है, मतलब यूनिवर्सल, हर किसी को वो जो है ना अपना ब्लड जो है ना वो मतलब दान कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए प्लस, बी प्लस, ओ माइनस, ए फिर ए बी प्लस प्लस प्लस, तो जो ओ माइनस ग्रुप वाले ब्लड जिसके पास होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर वाले होते हैं, सबको दे सकते हैं वो। दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण क्या है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना दूध खट्टा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो आपकी स्टेपस होती है। मैंने कई बार बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको, तो याद रखना ए बिल्कुल सही, सबसे छोटी हड्डी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? तो दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखना वो आपका अपरिवर्तित ही रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है? Na2O, MgO, CO2, CaO। तो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है तो वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? वृक्क में, यकृत में, फेफड़े में, या फिर फेफड़े में क्यों होगा, अग्नाशय में क्यों होगा? पागला गए, और लीवर में भाई होता है, यकृत में। तो जो यूरिया है ना, जिसको हम मूत्र कहते हैं, यूरिन कहते हैं, उसका निर्माण हमारा लीवर में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ वह समय है जिसमें उसका कितना भाग शेष रह जाता है? अच्छा, ये पूछा गया, समझ गई मैं। 1.5 रह जाता है, 1.5 ही रह जाता है ना। हाँ, जैसे किसी वस्तु की अगर पहचान लगाने की वो कितनी पुरानी है, तो उसमें एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, तो उसे पता लगाते हैं कि वो कितना ख़त्म हो चुका है, कितनी इसकी लाइफ बची हुई है, मतलब पुरानी चीज़ों की हम देखते हैं, तो 1.5 उससे इसका भाग बताते हैं। नेक्स्ट है, हिस्ट्री में इसको मेनली इसको यूज़ करते हैं। डीएनए की कुंडली यानी कि जिसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है डीएनए एक सिंगल तो होता नहीं है, वो होता है डबल हेलिक्स में, ऐसे करके डीएनए होता है ना। ये डबल हेलिक्स जो है ना, इस संरचना का प्रतिपादन किसने किया है? मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन एंड क्रिक ने, या फिर आपके लेमार्क ने। तो याद रखना वाटसन एंड क्रिक ने ही डबल हेलिक्स के बारे में बताया था। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो आपकी हो जाएगी ओम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, या फिर हैपेटोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी जो है ना, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप एलोट्रॉप्स हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ना वो आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण बनता है? तो वो आपका परावर्तन के कारण बनता है। बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन आप देखेंगे सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो आपकी कौन सी होती है? फीमर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखना है इसको, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने स्कूल टाइम में रटा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बी में लिखा हुआ है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, ग्लूकोज से, फिर विटामिन से। तो जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर सबसे अधिक जो ऊर्जा है ना वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। सी ऑप्शन सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44 की 46 होती है, 46। सॉरी गाइस, सॉरी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, याद रखना। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 44 नहीं 46 होती है। अम्ल एसिड नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? हरा, लाल, पीला, या फिर नीला। याद रखना वो आपके लाल रंग में चेंज कर देता है। अगर अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो आपकी एम्पियर होती है। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो वो आपकी होती है हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि जो है ना वो निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसको कोई माध्यम नहीं मिलता। प्रकाश के कारण, माध्यम के अभाव, बिल्कुल माध्यम का अभाव नहीं होता, तभी वो वैक्यूम में चल नहीं पाती है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, प्लेटलेट्स की, या फिर प्लाज्मा की? बिल्कुल प्लेटलेट्स की। अगर जो हम लोग चेकअप कराते हैं ना कि प्लेट की कमी हो गई, प्लेट्स की कमी होगी, तो अगर प्लेट्स की आपके अंदर कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, तो आपको अगर कट पिट जाएंगे ना तो आपका खून जो है ना वो रुकेगा नहीं, एकदम बहता रहेगा, उसका थक्का नहीं जमेगा, आप कुछ भी कर लें। और जब अगर खून बह गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाह, मोहम्मद अली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, औरंगजेब ने, या फिर शेर शाह सूरी? दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। आप इसका मुझे आंसर बताएं। यहाँ तक जो भी पहुँचा है प्लीज़ मुझे एक बार ऑप्शन, मैं तो बता दूंगी लेकिन आपको फिर भी कमेंट्स करना है और आंसर बताना है। इसके बारे में जितना भी पता हो सारा का सारा आपको लिख देना है। प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपका करवाया था, भाई बताओ किसने करवाया था? अच्छा, मैं आपके लिए दे देती हूँ, है ना, ये मैं आपके लिए दे देती हूँ। क्या दे, मतलब होमवर्क है, ठीक है। और मुझे क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना आप लोग यहाँ तक पहुँचे भी हैं या नहीं हैं, तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद मुझे बताएंगे। मुझे मान लीजिए कि मैम को आता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बताएंगे और जितना इसके बारे में बता सकते हैं सारा बताना, जितना आपको आता है, ठीक है। तो इसका आप करके आइएगा। बाकी थैंक यू गाइज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और लाइक भी कर देना अगर आपका बेनिफिट हो। बिल्कुल बेनिफिट तो होगा भाई, पढ़ाई जहाँ से मिले ना बटोरो ज्ञान, क्योंकि पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं काम आएगी, ज़रूर आएगी भाई। मैं 101% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि जॉब मिले ना मिले लेकिन आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। मतलब आप ना कभी दुखी नहीं रहेंगे अगर आपने पढ़ाई मेहनत से कर ली है, अच्छे से कर ली, सारी चीज़ें आपने जानी है देश दुनिया के बारे में। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है एक अच्छे इंसान बनना, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करना, एक अच्छे इन्वायरमेंट बनाना अपने आसपास का, अच्छा लोगों को अच्छे उनके सोचना उनके बारे में। बल्कि मतलब लोग बुराइयाँ इधर उधर फैलाते हैं, आप बुराइयों से बच जाएंगे तो अच्छे इंसान बने। तो बस इतना काफ़ी आपके लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।